बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, एक बंदे का वालेकुम अस्सलाम आया है तो बाकी लोग, हाँ तो ये मैसेज नहीं आ रहे। हेलो, अच्छा जी, डेबिट क्रेडिट इक्वल, ठीक 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 ठीक। हाँ जी, टॉपिक चल रहा है हमारा IFRS 8 का। नहीं ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट को क्या हो गया? हाँ जी, डिस्क्लोजर्स पढ़ रहे थे हम लास्ट टाइम IFRS 8 के। कोई सवाल आपका? हाँ जी, कोई आपका सवाल? अच्छा जी, सवाल पूछा गया कि 14.16 में हमें जो अदर इंफॉर्मेशन दी है उसकी कोई एडजस्टमेंट क्यों नहीं की। हमें उसके पार्ट 1 में क्वेश्चन में ओपन कर देता हूँ। पार्ट 1 में हमें कहा कि आपने आइडेंटिफाई करने, तो IFRS 8, अच्छा नहीं वो तो क्वेश्चन बैंक था, वो भी ओपन कर लेते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उनको ही यूज करेंगे ना। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसका तो रोल नहीं होगा तो उसको यूज नहीं करेंगे, बस ये उसका जवाब है। 14.16। हाँ जी, डिस्क्लोजर्स तो अभी पूरे पढ़ाने हैं मैंने, अभी डिस्क्लोजर पढ़ाने लगा हूँ ना, और फिर उसके बाद देखते हैं, फिर 14.16 को देखेंगे। पहले डिस्क्लोजर ज़रा पूरे कर लूँ। क्वेश्चन नंबर जो है वो हम कर रहे थे लास्ट टाइम अपनी किताब का 3rd क्वेश्चन, और उसमें जो है वो हमने डिस्क्लोजर्स कर दिए थे कौन कौन से। एक तो जनरल डिस्क्लोजर दे दिया था, ठीक है। दूसरा हमने जो है वो सेगमेंट्स जो थे उनके कॉलम बना दिए थे, और रिकंसिलेशन हमने करनी थी। अभी रिकंसिलेशन पे हम पहुंचे नहीं थे। अच्छा, सवाल पूछा गया इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में आंसर करें। किसको थ्योरेटिकल फॉर्म में आंसर करना है? किस सवाल की बात की आपने? और वेबसाइट कॉस्ट का आपने मुझे बताया ही नहीं। मैंने आपको काम दिया था कि वेबसाइट कॉस्ट करके आए, कर रहे थे आप? फिर वो ठीक था, उसमें कोई पॉइंट तो नहीं था। रिकंसिलेशन उससे आगे नहीं हुआ। आइडेंटिफिकेशन को, हाँ आइडेंटिफिकेशन जो है उसका हम अमाउंट्स लिखेंगे, उसकी वर्किंग बनाएंगे, परसेंटेजेस निकालेंगे, वो सारा निकाल के फिर उसके बाद आगे मजीद बता देंगे। उसका जवाब अगर आप देखें तो इसमें दिया हुआ है ना जवाब के पहले जो है वो। इसका आंसर भी जरा ओपन कर लेते हैं। 14 का आंसर, यानी जो न्यूमेरिक है उसको न्यूमेरिकल बना के आंसर देंगे, और जो हमें उसमें थ्योरेटिकल लिखना होगा वो थ्योरेटिकल लिख देंगे, दोनों होंगे। ये देखें तो क्वेश्चन नंबर है 14.16। हाँ ये देखें, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किए, न्यूमेरिक काम किया, और उसके बाद हमने एक लाइन लिखी। हमने कहा फर्दर भी चाहिए सेगमेंट ताकि 75% हो जाए। यहाँ पे जिक्र नहीं किया हुआ, यहाँ पे हम कहें टू मेक इट 75%, और फिर उसके बाद जो है ये एक और हमने जो है वो ऐड कर दिया, तो फिर ये टोटल हमने कर दिया। बस अब 3 रिपोर्टेबल सेगमेंट आ गए इस तरह से। राइट, चलो
वेबसाइट कॉस्ट पे भी बात करनी है, और अभी किसी ने लीज का सवाल कहा था पूछना है, वो देखते हैं एंड पे। पहले हम अपना काम पूरा करें IFRS 8 का, फिर वेबसाइट कॉस्ट, और उसके बाद देख लेंगे लीज में क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी, डिस्क्लोजर्स क्वेश्चन नंबर 3 पे वापस चलते हैं। रिकंसिलेशंस बनानी है। अब रिकंसिलेशंस जो है वो, अगर आप डिस्क्लोजर वाला पेज निकाल लें पैक की किताब का, तो उसमें 4 रिकंसिलेशंस बताई हुई हैं, ABCD। एक रेवेन्यू की, दूसरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो भी है दोनों में से कोई, और तीसरी है एसेट्स की, और चौथी है लायबिलिटीज की। 4 रिकंसिलेशंस हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट्स, लायबिलिटीज। कैसे बतानी है? जो एंटिटी का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, जो एंटिटी की एक बैलेंस शीट बनी, मटेरियल आइटम की भी, वो मटेरियल आइटम छोड़े कोई भी नहीं होता, ठीक है। वो तो किसी भी आइटम को मटेरियल कह के उसकी रिकंसिलेशन बना देना, एक्स्ट्रा जितनी मर्जी बना दें। 4 तो मेन है ना जो कि बनानी है, ठीक है। 4 मेन रिकंसिलेशन हैं जो कि बनानी है, और एक्स्ट्रा जो है वो कोई भी बनाई जा सकती है। अब बनाते हैं रिकंसिलेशंस, डिस्क्लोजर पढ़ते भी जाते हैं, साथ साथ बनाते भी जाते हैं। सवाल के आंसर पे चलते हैं। आप मुझे ये बताएं कि सेल्स कितनी जो है वो कंपनी के कॉलम में, फाइनल सेल्स जो एक कॉलम होगा, ये तो एक डिस्क्लोजर था ना, नोट में बनाएंगे, डिस्क्लोजर सारे नोट में बनते हैं, तो कितनी सेल्स जो है वो लिखी होंगी? 9250 लिखी होंगी। वाह 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 वाह, ये कहां से आया 9250? ये भी जरा बता दें। 12330 लिखी होंगी, वेरी गुड। और कोई बताएं, कंपनी का जो फाइनल अकाउंट बन रहा होगा उसमें सेल की फिगर क्या होगी? हाँ जी, उसमें सेल की फिगर क्या होगी? उसमें सिर्फ एक्सटर्नल सेल आ रही होगी, उसमें सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स आ रही होंगी, और वो बनती है कितनी? 11900 की बनती है। वो सेल जो है वो 11900 की सेल्स बनती हैं, ठीक है। जबकि सेगमेंट्स का टोटल हमने 12230 लिखा हुआ है। तो इसका डिस्क्लोजर कैसे बनाएंगे? ऊपर हेडिंग देंगे, रिकंसिलेशन ऑफ रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, उसका तीसरा डिस्क्लोजर चल रहा है। पहला था कि बताएं सेगमेंट्स कौन से हैं और वो क्या क्या करते हैं। उसके बाद दूसरा था, उसमें कहा कि आप जो है वो उसका रेवेन्यू बता दें, एक्सटर्नल, इंटरनल, प्रॉफिट, एसेट्स वगैरह वगैरह, वो सारे बता दिए। तीसरा है रिकंसिलेशंस, रिकंसिलेशन ऑफ रेवेन्यू। रिकंसिलेशन कोई मुश्किल नहीं है, आसान ही है। लिखेंगे टोटल रेवेन्यू ऑफ सेगमेंट्स $12,230 और माइनस कर देंगे इंटर सेगमेंट ट्रांसफर्स। इंटर सेगमेंट सेल्स कह दें उसको, 330 की माइनस कर दें, तो कंपनी का रेवेन्यू कितना आ गया? 11900। ये टैली करके दिखा देंगे। पहला रिकंसिलेशन, उसके बाद अगली रिकंसिलेशन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। अगली रिकंसिलेशन बना देते हैं। ये एक टेबल भी सबका इकट्ठा भी बन सकता है, अलग अलग भी बना सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ जी, अब जरा आप सेगमेंट का जो प्रॉफिट है उसका टोटल करके बताएं मुझे कितना है। हाँ जी, वो है 4530।
4530 इन सब का टोटल कर दें, बल्कि ये किया हुआ है ना, टोटल का कॉलम हमने एक बनाया हुआ 4530 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें दो एडजस्टमेंट्स करनी है। एक तो जो कंपनी के अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस हैं, ये 1870, ये नेगेटिव आ रहा है। जाहिर है नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है ये खर्चा बन रहा है, माइनस करना है। रिपोर्टेबल का प्रॉफिट क्यों नहीं लिया? सेगमेंट्स का लिया ना, सारे सेगमेंट्स का, टोटल जो सेगमेंट्स हैं जो हमने अपनी डिस्क्लोजर में दिखाया उन सब का। ठीक है, और ये सारा जो सेगमेंट से रिपोर्टेबल हमने रिपोर्ट कर दिया, टोटल लिया ना। वो अलग बात है कि हमने दो दिखाए हैं इंडिपेंडेंट और बाकियों को हमने कंबाइन कर दिया, लेकिन हमने रिपोर्ट तो सारे कर दिए ना, अदर्स इकट्ठे करके। तो ये बना 4530, लिख देंगे टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ सेगमेंट्स 4530। कंपनी का ये नहीं आ रहा होगा, सबसे पहले माइनस करेंगे अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस। जाहिर है जो एक्सपेंसेस इसमें एलोकेट नहीं हुए वो वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहे होंगे, वो है 1870, माइनस कर देंगे। और इसके अलावा इंटर सेगमेंट जो ट्रांसफर्स हैं, इंटर सेगमेंट जो सेल्स हैं, उस पर भी प्रॉफिट लिखा हुआ है, वो भी माइनस कर देंगे। और वो कितना लिखा हुआ है उसके लिए बताया हुआ सवाल में, ये कहते हैं मार्कअप था कितना, 10% का, और हमने 330 की इंटर सेगमेंट सेल लिखी थी ये, तो 330 पे कितना प्रॉफिट है वो माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 330 डिवाइडेड बाय 110। जाहिर है ये 110 पे है, इंटू 10 कितना बन गया 30, ये भी माइनस कर देंगे। तो जब ये हम एडजस्टमेंट कर देंगे तो एडजस्टमेंट करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा, कितना बनता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2630। तो दो चीजें हमने करनी है, एक तो एक्सपेंसेस जो अनएलोकेटेड हैं वो माइनस करने, वो जाहिर है नेट लिए हुए, इनकम एक्सपेंसेस सारा कुछ नेट करके। तो जब हमने नेट किया तो इनकम ऐड हो गई, एक्सपेंसेस माइनस हो गए, और उसके बाद जो है इंटर सेगमेंट सेल्स हो गई, उस पर जो प्रॉफिट है वो माइनस कर दिया, तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 2630 नजर आ रहा होगा। और आगे लायबिलिटीज का, ये सिर्फ जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसमें थोड़ा सा काम है, बाकी तो तीन डिस्क्लोजर्स जो हैं वो बड़े आसान से हैं। रिकंसिलिएशन ऑफ एसेट्स, इसमें क्या लिखेंगे, टोटल एसेट्स ऑफ सेगमेंट्स, और फिर उसमें ऐड कर देंगे क्या, जो अनएलोकेटेड एसेट्स हैं, जो कि हेड ऑफिस के एसेट्स है 2500, तो वो प्लस कर देंगे। अनएलोकेटेड एसेट्स 2500, टोटल बता दें क्या था जो हमने उसमें लिखा टेबल में। हाँ जी, एसेट्स का टोटल बता दें कितना था, जो हमने 3 कॉलम बनाए उसमें एसेट्स भी लिखा 110, तो ये हो गया 610 और 22610 हो गया टोटल, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद है रिकंसिलिएशन ऑफ लायबिलिटीज, हाँ जी, रिकंसिलिएशन ऑफ लायबिलिटीज में इसी तरह टोटल लायबिलिटीज ऑफ सेगमेंट्स और प्लस अनएलोकेटेड लायबिलिटीज। अनएलोकेटेड लायबिलिटीज क्या हैं, वो हैं 1100, ये लास्ट में लिखा हुआ है 1100, तो ये 1100
और बता दें कि टेबल में टोटल कितना आ रहा था 6,900, तो इसको आप जमा कर दें 0008, 8,000 रुपये आ गया। ये क्या आ गया, कंपनी एसेट्स जो कंपनी की बैलेंस शीट में आ रहे होंगे, और ये कंपनी लायबिलिटीज आ गई। चारों रिकंसिलेशंस बन गई, चेक कीजिएगा। कोई पॉइंट, कोई सवाल? तो कंपनी के जो टोटल है उसके साथ सारी फिगर्स जो है वो टैली करके दिखानी है, ये रिकंसिलेशंस बननी है। हाँ जी, ठीक हो गया। लो जनाब, ठीक कर दिया जी। अनएलोकेटेड एसेट, हेड ऑफिस के एसेट डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है वो डिपार्टमेंट ए के पास, जो बी की बिल्डिंग है वो बी के पास, जो सी की बिल्डिंग है वो सी के पास, जो डी की बिल्डिंग है वो डी के पास, जो हेड ऑफिस की बिल्डिंग है वो ना ए को एलोकेट हुई, ना बी को हुई, ना सी को हुई, ना डी को हुई, वो अनएलोकेटेड है, किसी सेगमेंट को एलोकेट नहीं हुआ, लेकिन बिजनेस के तो एसेट्स हैं ना, तो उसमें जमा कर दिया। लायबिलिटीज में लोन लिया एक ओवरऑल, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट का लोन हो तो उसकी लायबिलिटीज में, किसी डिपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ओवरऑल है, अनएलोकेटेड। इस तरह से खर्चे, हेड ऑफिस के खर्चे। ली जनाब, अगला डिस्क्लोजर पढ़ते हैं। अगला डिस्क्लोजर क्या है, पेज नंबर 256 पे 4.4 में उसने कहा बताएं, क्या बताएं, एन एंटिटी शेल रिपोर्ट द रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स फॉर ईच प्रोडक्ट एंड सर्विस और ईच ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस। एक्सटर्नल रेवेन्यू बता देंगे, एक्सटर्नल कस्टमर्स वो हम डिस्क्लोज कर ही रहे हैं। बी, एंटिटी शेल रिपोर्ट द रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स एट्रीब्यूटेड टू द एंटिटीज कंट्री ऑफ डोमिसाइल and attributed to all foreign countries in total from which the entity derives revenues। लोकल सेल कितनी है, एक्सपोर्ट सेल कितनी है, अलग अलग बता दें। तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था ना, लोकल सेल एक्सपोर्ट सेल, वो बेसिकली इसी की रिक्वायरमेंट है कि लोकल और अलग सेल जो है वो अलग बता दें। फिर उसके बाद सी, an entity shall report non-current assets located in entity's country of domicile and located in all foreign countries in total in which the entity holds assets। non-current assets भी बता दें। और फिर डी है, if revenue from transaction with the single customer amount to 10% or more the entity shall disclose that fact। मेजर कस्टमर जो है वो बता दें आप, ठीक है, मेजर कस्टमर जिसको आप 10% से ज्यादा सेल कर रहे हैं वो भी बता दें। तो ये देखें यहाँ पे डिस्क्लोजर दे दिए, ये सवाल में बताया हुआ था, पाकिस्तान में इतनी सेल हुई लोकल और ये एक्सपोर्ट से। इसी तरह नॉन करंट एसेट, ये लोकल ये एक्सपोर्ट, और फिर मेजर कस्टमर बता दिया कि एक कस्टमर है जिसको डेयरी एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, सेगमेंट उसको बेच रहा कितना 2.54 मिलियन मेड टू अ सिंगल कस्टमर बता दिया।
ये मेजर कस्टमर का डिस्क्लोजर भी आ गया। और आप देखें ये 11,900 की फिगर हमारी जो सेल है, जो यहाँ पे हमने ये लिखी हुई है 11,900, उसके साथ टैली है। हाँ जी, अच्छा जी। उसके बाद कहते हैं 2.4 जो है वो 10% तो नहीं है टोटल का। अच्छा, टोटल का 10% नहीं है। टोटल कितना है? वो है 11,900। तो 11,900 का ज़रा करें यहाँ 10% कितना बनता है? सवाल में क्या लिखा हुआ है? 2.4 मिलियन टू अ सिंगल कस्टमर। 11,900 का 10% निकालें, कितना बनता है? डबल 190। तो इसको जो है आप 2.4 मिलियन ना करें, इसको आप कर लें 1240 मिलियन। ठीक है, चलो 1240 मिलियन कर लें। अब ठीक हो गया? ठीक है, इसको कर लें 1240, या इसको ऐसे ही रहने दें। हाँ, इसको ऐसे ही रहने दें। आसान काम करते हैं, 2.4 इसको कर दें बिलियन। अब ठीक है, अब सही हो जाएगा, बिलियन कर दें। तो अब जो है वो 11 बिलियन है, उसमें से 2 बिलियन हो गया तो वो बन जाएगा। राइट जनाब, चलें 2.4 बिलियन मेड टू अ सिंगल कस्टमर। मैं अपने पास भी नोट कर लेता हूं और इसकी जो है वो हम करेक्शन करवा देंगे। लो जनाब, नोटेड। सही हो गया। 2.4 बिलियन किया ना तो वो 2400 मिलियन बन जाएगा। तो 11,900 का 2400 10% से ज्यादा ही है ना, तो बस ठीक हो गया। लो जनाब, अच्छा जी, तो हम देख रहे थे कि फिगर्स टैली हो रही हैं। तो ये 11,900 पीछे टोटल सेल के साथ टैली हो रहा है, और ये एसेट नहीं टैली हो रही। ये क्या चक्कर है? इधर 22,610 है, यहाँ पे 14,200 आ गया। ये नहीं टैली होना चाहिए था जैसे सेल टैली हुई है। फर्क नहीं आ गया भला? फर्क आ गया ना? हाँ जी, इन्हें भी ठीक करिए। हुन यहाँ पे है एसेट्स और यहाँ पे है नॉन करंट एसेट्स। हर एक रूल ठीक करना, आपको ठीक करना है। अच्छा जी, तो ये नॉन करंट एसेट्स हैं, और ये जो है ये जाहिर है टोटल एसेट्स होंगे, टोटल एसेट। तो इसलिए इनको टैली होने की जरूरत नहीं है। वो है एसेट्स और ये है नॉन करंट एसेट्स। तो ये उसमें से कुछ हैं, सारे नहीं है। हाँ, ये नहीं हो सकता इतने 22,610 है तो नीचे जो है वो 22,610 से ज्यादा हो जाए, उससे कम ही होंगे नॉन करंट एसेट्स। देखें जनाब, ठीक हो गई बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 14.17 का बी पार्ट देखते हैं, जिसमें जो है लोगों ने फरमाया कि कुछ इंफॉर्मेशन यूज नहीं की। तो
है जी रिकंसिलिएशन। ये सेकंड पार्ट है। सबसे पहले उसके रिजल्ट्स दिखाए, ये हमने करना था, ये चेक कर लें, ये आपको दिया हुआ था करने के लिए। और उसके बाद ये 34.1 रिकंसिलिएशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट रेवेन्यू, ये आप इसको 1 2 3 जो मर्जी नंबर दे दें, वो ऐसे ही 34.1, इसको 34 नंबर नोट कह दिया तो उसको 34.1 कह दिया, आप उसको जो है वो 4 प्लस और 5 6 7 इस तरह कर दें, 4.1 4.2 कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज़ आप और नोट करें कि यहाँ पे एक ही जो है वो फॉर्मेट बना दिया, ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका बिल्कुल ठीक है। और इसमें ये फिगर्स लिख दी, चेक करें और बताएं, देख लें। हर आइटम के लिए एक लाइन रिकंसिलिएशन ऑफ रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मांगा ही नहीं हुआ था, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, एडिशनल बना दी है। सेगमेंट प्रॉफिट ये चाहिए था, ये चाहिए था, एसेट चाहिए था, लाइबिलिटी चाहिए था, उसने कहा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसको भी आप मटेरियल समझते हैं डिस्क्लोज कर दें, उसने मटेरियल क्या क्या डिस्क्लोज कर दिया, ना भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। जी जनाब। आखिरी कॉलम जो है वो कंपनी का है, तो हमने 4 वर्किंग्स बनाई थी। ले जनाब देखें, तो ये जो हम अनएलोकेटेड की बात करते थे ना, ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, ये वो आ गया, रेवेन्यू आ गया। जब हमने प्रॉफिट की बात की तो फिर ये प्रॉफिट जो इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट था वो आ गया, अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है। उसके बाद जो है ये अनएलोकेटेड एसेट आ गई, या अनएलोकेटेड लायबिलिटीज आ गई। हाँ अलग-अलग बना लें, डिस्क्लोजर बनाने हैं, टेबल बनाएं, अलग-अलग बनाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आपको अच्छा लगे। डिस्क्लोजर का फॉर्मेट नहीं देता IAS, तो जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे हम फिक्स एसेट स्केड्यूल होता है, वर्टिकल बना लें, हॉरिजॉन्टल बना लें, ठीक है। हर एसेट का अलग-अलग बना लें, कोई मसला नहीं है। तो ये आप हर चारों का अलग-अलग बना दें। टोटल ऊपर किया ही हुआ है, ये काम लंबा कर दिया, आप उसके बजाय जो है ये टोटल किए हुए हैं, ये आप टोटल पकड़ें, ठीक है। ये वाला रिपोर्टेबल रेवेन्यू फ्रॉम रिपोर्टेबल सेगमेंट, ये क्या किया हुआ है, ये अदर्स होंगे, ठीक है, ये अदर्स हैं। और यहाँ पे 474 आएगा, ये गलत किया हुआ है, 474 यहाँ पे भी आएगा। और इधर जो है वो क्या आ जाएगा, हाँ जी, ये जमा करके कितना आता है, $2732 बनता है,
ठीक है, 2732। ये तो रंग नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, कलर चेंज करते हैं। हाँ जी, 2732, ये ठीक है रंग। चलें, 2258, ये लें जी, 2258 काट दिया, इधर 474। राइट, तो आप जो है वो ये इतने कॉलम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी जगह पे अगर कॉलम भी बनाना है तो एक कॉलम बनाएं, टोटल ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है, ओके होने की ज़रूरत, इतना लंबा काम करें, फ़ायदा क्या जो ऊपर टोटल पहले कर दिए। तो यहाँ पे आप लिखें 2732, ये कॉलम बनेगा अदर एडजस्टमेंट वाला, ये वाला एलिमिनेशन वाला, ये 11 ये भी आएगा। ठीक है, तो आप ये है टोटल लिखें, जैसे यहाँ पे 1152, तो बस टोटल लिख के यहाँ जैसे हमने अलग-अलग किया, ठीक है, उस तरह से आप अलग-अलग कर दें। 4 डिस्क्लोजर बनाने हैं, वो 4 रिकंसिलिएशन बना दें। ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्स्ट्रा है, मटेरियल समझ के बना दें, इंफॉर्मेशन है तो ना भी बनाएं तो बस ठीक है। ठीक हो गया जी। लो जनाब, IFRS 8 जो है वो हो गया ख़त्म। कंफ्यूजिंग है, रिकंसिलिएशन बनाना तो मसला ही कोई नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगाएं। जो चीज़ें कंफ्यूजिंग होती हैं उसको कंफ्यूजन दूर करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है कि आप जो है वो, पहली बात ये कि आप क्यों अपने कान फ्यूज़ होने देते हैं। आप कान फ्यूज़ मत होने देना, ठीक है, आपके कान जो है वो फ्यूज़ नहीं होने चाहिए, तो उसको टाइम लगाया करें। ठीक है, जो सवाल कंफ्यूजन कर रहा है उस सवाल को पकड़ने एक दफ़ा और पकड़ के उसको लम्हा पा दें, ठीक हो जाएगा। नहीं होता तो फिर एक दफ़ा और सवाल करें, कंफ्यूजन सारी गायब, सवाल आपके कंट्रोल में। टाइम लगाना है आपने, ठीक है। जिन कंट्रोल करना हो तो उसके लिए भी चिल्ला काटना पड़ता है ना, तो हूँ तो चिल्ला भी नहीं रह गया, थोड़ा ही रह गया टाइम। आज 29 तारीख हो गई, 30 31, उसके बाद 1 2 3 को पेपर शुरू हो जाएंगे शायद, तो 34 दिन रह गए सिर्फ। आंसर किससे मैच करेंगे? आंसर जो है वो आंसर जो है वो किससे मैच करेंगे, ये है ना टेबल, आंसर जो है वो मैच नहीं करना, बस टोटल निकालना है कंपनी का। ठीक है, ये देखें ना, ये आपके पास आ गया इंटर सेगमेंट सेल 28 और 10 38, ये कर दिया, उस पर 30% मार्जिन था वो निकाल दिया, और उसके बाद उसने कहा कि ये एक्सपेंसेस है अनएलोकेटेड, तो जो भी प्रॉफिट है उसमें से 75 माइनस कर देना, और ये 30% इसका भी माइनस कर देना। उसके बाद उसने कहा विच हैव नॉट बीन एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट फर्दरमोर एसेट्स एंड लायबिलिटीज अमाउंटिंग टू 150 और 27 मिलियन, तो ये 150 एसेट में ऐड कर देना, 27 मिलियन लायबिलिटी में कर देना, बस जो भी आंसर आ जाए वो निकाल देना। टैली तो हमने किसी के साथ भी नहीं किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना ही नहीं हुआ ना कंपनी का। जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, हमने क्या किया, हमने ये फिगर निकाल दी, बस ये आंसर आ गया, ये 8000 आंसर निकाल दिया। अगर कंपनी की बैलेंस शीट हमारे सामने हो तो उसमें ये फिगर्स नजर आ जाएं, ये 11900,
ये 2630। अब ये 2630 इस सवाल में कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमने कैलकुलेशन कर दी कि ये कंपनी का प्रॉफिट होगा। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, उसमें 2630 का प्रॉफिट नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे टेबल को काट दिया, तो अगर ना भी काटें तो ये फिगर तो पहले भी किसी के साथ टैली होती नजर नहीं आ रही, ये तो सिर्फ टोटल ही है ना। ये नेट ऑफ कर दिया, ये नेट ऑफ कर दिया, ये जमा करके टोटल कर दिया, ये जमा करके टोटल कर दिया, तो ये फिगर्स पहले कहीं सवाल में दी हुई है, ये तो फिगर सवाल में नहीं है ना, तो ये तो कहीं पे भी टैली नहीं होती नजर आएंगी आपको। सिर्फ आपने रिकंसिलेशन बना देनी है। जाहिर है कंपनी की जो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी उसमें इतना रेवेन्यू नजर आ रहा होगा, उसमें इतना प्रॉफिट नजर आ रहा होगा 1066 का, उसके एसेट्स का टोटल 1605 नजर आ रहा होगा, उसकी लायबिलिटीज 11254 नजर आ रही होंगी उसकी बैलेंस शीट में, जो कि सिंगल कॉलम बनी होगी। राइट। हाँ जी, वेबसाइट कॉस्ट बताएं, पढ़ा आपने? पेज नंबर था 38। और IS था 38। पेज नंबर तो आपने बताना है कौन सा था। पेज नंबर था 226, 227 और 228। स्टडी टेक्स्ट में बताएं कौन सा चैप्टर है। स्टडी टेक्स्ट में कौन सा चैप्टर है? हाँ जी, कोई सवाल तो नहीं आई फारे सेट पे? चैप्टर 10 है। इसमें भी दिया होगा। तो वेबसाइट कॉस्ट आपने पढ़ा। वेबसाइट कॉस्ट में जो है कुछ चीज़ें कैपिटलाइज हो सकती हैं। और कुछ चीज़ें जो है वो नहीं हो सकेंगी। बताएं जी। ये है वेबसाइट कॉस्ट। अच्छा, एक बड़ी अहम बात आपको बतानी थी, याद आ गई। आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस शुरू किए? नहीं किए तो कब करेंगे? पेपरों से फारिग होकर आराम से करेंगे। हूँ टाइम थोड़ा होने हो जाए, कमच नहीं पाना चाहिए था। पेपर दे लें, फारिग हों, उसके बाद आराम से करते रहेंगे। किसी ने भी नहीं किए, सारे मेरे नाल दी हैं। ही हा 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 हा। हाँ जी, बोलें। किसी बंदे ने देखे हों किताब खोल के, रिवीजन के साथ का प्लान है। बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छी बात है कि अब आप टॉपिक रिवाइज करेंगे, तो जैसी टॉपिक आपका पूरा हो तो आप जो है फौरन उसके साथ MCQs टॉपिक ख़त्म करके एक ही दफ़ा में सारे कर लीजिएगा। अच्छा जी, मिस मिनाहिल कहती हैं कि एक देखा था। कौन सा चैप्टर देखा और उसमें क्या देख के समझ आई, क्या सोचा? कि जस्ट देखा था बस, एक नज़र। IS 12 का एक MCQ देखा था, सॉल्व किया था। चलें, अच्छी बात हो गई। आपको बताना ये था कि अगर आप ICAP के MCQs वाली किताब देखें तो उसमें काफ़ी सारे सवाल ऐसे हैं जो कि स्टैंडर्ड की किताब सामने रखें और वो MCQs का जवाब वहाँ से देख लें।
और उसको टिक कर दें। मतलब उसने कहा यस जो है उसका स्कोप ये है, वो फलां चीज़ों पे अप्लाई नहीं होता, तो यस में पैराग्राफ है फलां पे अप्लाई नहीं होता, वहाँ से पढ़ें, और जिस पे नहीं होता वो उसमें से टिक कर दें। या उसने कहा फलां पे अप्लाई होता है वगैरह वगैरह, इस तरह के पॉइंट दिए हुए हैं जो कि किताब खोल के हो जाएंगे। तो अगर वो पेपर में ऐसे भी हैं जिनको आपने सॉल्व करना है, कैलकुलेशंस करनी है, लंबे भी हैं छोटे भी हैं, कुछ जो है वो बगैर किताब खोले भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो किताब सामने होगी और बंदा भूल जाता है कि अच्छा ये चीज़ है थी, ये नहीं है थी, किताब खोल के देखें और एमसीक्यू कर दें। तो अगर 3-4 ऐसे क्यूज भी ऐसे हो, 3-4 क्या 2-3 भी हों, और किताब आपके पास हो, आप किताब खोल के जल्दी से देखें और उसको टिक कर दें और 3 नंबर आपको मुफ्त के लग जाएं, तो अच्छी बात नहीं है क्या? तो इसलिए किताब, टीचर्स जो बाकी पढ़ा रहे हैं ना, उन्होंने भी देखा है, और अब सब लोग यही कह रहे हैं FR 2 के कि बच्चों को कहना है किताब ज़रूर लेके जाएं। मैं तो पहले ही कहता था, कुछ लोग होते जो कहते थे यार बस किताब की करनी है, जो आंदा है वो ही करना है, लेकिन अब जो है वो लोग फरमा रहे हैं कि किताब बच्चा ले जाएगा तो उसको फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा भी फ़ायदा हो जाता है, कोई चीज़ कर रहे हो, भूल रही हो, वैसे वेबसाइट कॉस्ट है, क्या ऐड करना है क्या नहीं करना, और जल्दी से खोल के देखा और वहाँ से जो है वो कर दिया, तो इस तरह बंदे को फ़ायदा हो जाता है। तो आप जो है वो ओरिजिनल किताब में से पैराग्राफ नंबर पैक की बुक में इसीलिए दिए हुए हैं, साथ साथ हर पैरा के एंड पे पैरा नंबर लिखा हुआ है, वो पैरा नंबर किसका है? ओरिजिनल IFRS का। तो आप जो है वहाँ पे वो टिक कर लें, अंडरलाइन कर लें, निशान लगा लें, एक दफ़ा देखा होगा पेपर में आसानी से ढूंढ लेंगे। क्यों जनाब, ठीक है बात। तो आपने किताब ज़रूर लेके जानी है। कितनी किताबें अलाउड हैं? जो किताब ICAP ने पब्लिश की है, स्टडी टेक्स्ट नहीं, क्वेश्चन बैंक नहीं, पैक की किताब नहीं, और भी अकेडमीज हैं जिन्होंने, कॉलेजेस हैं जिन्होंने किताबें छापी हैं, कोई किताब नहीं अलाउड सिवाय उसके जो ICAP ने पब्लिश की, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से, जिसके 3 वॉल्यूम है, पार्ट A ले जाएं बस काफ़ी है, BC की ज़रूरत नहीं है। BC जो है जैसे ही आप पेपर दे के फारिग होंगे फिर आप BC के दवाले हो जाइएगा और उसमें से पढ़िएगा, वो आपको फिर काफ़ी चीज़ें जो है, जिनको शौक़ होता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी हुई हैं, टाइम भी अच्छा गुजरेगा, बल्कि फॉर्म में जाएंगे वो चीज़ें आपके काम आएंगी, तो फिर वो स्टैंडर्ड के बाकी वॉल्यूम आपके काम आते रहेंगे। ठीक जनाब, चलें जी। ऑपरेटिंग सेगमेंट का सवाल आएगा तो सेपरेट आएगा, क्योंकि मिक्स होकर आना मुश्किल नहीं। पूछा है उन्होंने आपको फाइनल काउंट के सवाल में एक पैराग्राफ दे दिया जाए जिसमें सेगमेंट बता दिए जाएं और एक टेबल से दे दिया जाए, और आप उसमें वो फाइनल अकाउंट का सवाल भी करना हो, साथ डिस्क्लोजर भी करना हो जाएगा। ठीक है, तो आ भी सकता है मिलके। तो आपको बताना ये था कि आप जो है वो किताब लेके जाइएगा, राइट। ले जी, वेबसाइट कॉस्ट है। आगे चलते हैं अगले पेज पे। 4 स्टेजेस हैं। प्लानिंग, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, फिर उसके बाद है ग्राफिकल डिज़ाइन डेवलपमेंट, फिर कंटेंट डेवलपमेंट। ये 4 स्टेजेस हैं। 1.2 में दिया हुआ है पेज 226 पे ABCD। ये 4 चीज़ें हैं जो कि क्या हैं, वेब डेवलपमेंट के 4 फेजेस हैं। ये वेब डेवलप हो गई, उसके बाद फिर उसकी ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, फिर उसके ऑपरेशन स्टार्ट हो गए।
पहले चार जो है उसमें से किसको कैपिटलाइज करना है, किसको नहीं करना, ये प्लानिंग स्टेज है। प्लानिंग स्टेज आपको पता है कि ये बल्कि लिखा हुआ है रिसर्च फेज की तरह ही है, जिसमें वेबसाइट कभी पेज डेवलप आपने करवाया या किया, लेकिन आपने आईटी पढ़ी हुई है, कुछ तो अंदाजा होगा आपको, जिसमें फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, हार्डवेयर कौन सा यूज करना है, सॉफ्टवेयर के स्पेक्स क्या होंगे, फिर ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है वगैरह वगैरह, सप्लायर किससे बनवाएं, और फिर अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेंगे। ये सारा थ्योरेटिकल वर्क हो रहा है, इसको एक्सपेंस आउट कर देंगे। फिर है एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कहते ये डेवलपमेंट फेज आपका जो शुरू हो गया, जिसमें आप अपना नाम एक ले लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो आप अपना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लेंगे, फिर उसकी जो कोडिंग है वो होगी, फिर उसके बाद जो है वो इंस्टॉल करवाएंगे उस एप्लीकेशंस को, वो जो भी एप्लीकेशंस होगी आपकी, और फिर स्ट्रेस टेस्टिंग होगी। स्ट्रेस टेस्टिंग भी पता है आपको क्या होती है, कि वेब पेज पे रश हो जाए तो फिर वेब पेज क्या करता है, ऑनर करता है या डिसऑनर कर देता है। ठीक है जी, तो ये सारा काम उसने कहा अगर आपका क्राइटेरिया मीट हो जाए IS 38 का, यानी वो 6 कंडीशंस मीट हो जाए, वो जो 6 कंडीशंस हमने पढ़ी थी, तो आप इसको कैपिटलाइज कर लें। राइट, बस इसका मतलब है वेबसाइट डेवलपमेंट कॉस्ट जो है प्लानिंग स्टेज की नहीं कैपिटलाइज करेंगे, जब एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही होगी तब। फिर उसके बाद ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट, बेसिकली ये जो सारा पार्ट है इस सारे को डेवलपमेंट फेज कह दिया है इसने। डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ द वेब पेज, अब वो वेब पेज जो है वो किस तरह से अपीयर हो, उसने कहा उत्ते देखो, देखें ऊपर, देखा छत पे पंखा चल रहा है कि नहीं, अच्छा जी सी अबाउट, ऊपर देखें ऐसे करके एक दफा देख लिया जी। उसके बाद है क्रिएटिंग, परचेजिंग, preparing and uploading information on the website before the completion of the website's development। तो जब आप वेबसाइट डेवलप करवा रहे होते हैं तो इस दौरान ही आपने अपना सारा जो है ना वो डाटा सारा कुछ अपलोड करना होता है। तो वो जो अपलोड करना है उसके लिए भी एक दफा ऊपर, यहाँ पे तो ऊपर पक्का कोई नहीं है, बस वो लगा हुआ है मल्टीमीडिया, तो एक दफा फिर ऊपर देख लिया। राइट जी, तो ये सारा जो है ये कैपिटलाइज हो जाएगा। हाँ जी, शबीर साहब जो है इनके साथ वो हाथ हुआ है, पीछे तो देखो, और उसके बाद जो है फिर दाएं देखो, फिर बाएं देखो, फिर इधर उधर क्या देखते हो, अपना काम करो, वो इनको पता है कौन सा काम है। चलें जी, अच्छा जी आगे चलते हैं। उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट हो गए। अब ऑपरेशन स्टार्ट हो गए, उसके बाद भी हम अपडेशन करते रहते हैं, कंटेंट को रिवाइज करते रहते हैं। ठीक है, ये पहला जो कंटेंट डेवलपमेंट था, ये एक दफा तो हमने कंटेंट बनाना ना, उसके बाद उसको अपडेट करते रहेंगे, एडिंग न्यू फंक्शंस, उसमें नए फंक्शन, नए फीचर, नया कंटेंट ऐड करते रहेंगे। फिर वेबसाइट जो है वो विद सर्च इंजन उसको रजिस्टर करा देंगे, किसी वेबसाइट पे जाके कोई सर्च करेगा तो वो सुजा चुक के आपके उसको सफ़े पे फेंकेगा। ये सर्च इंजन होते हैं, उनके साथ हम उसको रजिस्टर कर लेते हैं। तो लोग जो है मसलन गूगल पे जाएंगे तो वो गूगल जो है गूगल ही करा के आपके सफ़े पे उनको सुट देगा। फिर डाटे का बैकअप रखना, उसका रिव्यूइंग, सिक्योरिटी एक्सेस वगैरह वगैरह, ये सारा काम जो है ये करना है। ये ऑपरेशन है कि आपकी वेबसाइट शुरू हो गई। अच्छा जी, एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड, एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, उनको आप एक्सपेंस ट्रीट कर लें अनलेस इट मीट्स द IS 38 क्राइटेरिया। ये क्या है 38 क्राइटेरिया, कि आप सब्सीक्वेंट कोई उसमें एडिशन कर रहे हैं, ये आपने डिसाइड करना है कि अगर कोई एडिशन हो रही हो, जैसे आप कंटेंट मजीद ऐड कर रहे हैं, थोड़े बहुत हो तो कुछ नहीं, मजीद कंटेंट ऐड कर रहे हैं तो उनको 6 पॉइंट्स पे ले जाएं, आप उसको कैपिटलाइज कर दें। उसने कहा ये रेयर सर्कमस्टांस, बहुत कम ऐसा होगा। आप जब एक दफ़ा उसको डेवलप करा लेंगे फिर आगे सारा आपका खर्चा ही खर्चा है, उसको आपने एक्सपेंस ट्रीट करते रहना है। और फिर इसके अलावा
सेलिंग एडमिन अदर जनरल ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो है वो सारे का सारा एक्सपेंस चार्ज करते रहेंगे। ठीक है, इससे पहले एक बड़ी अहम बात है जो मैंने नहीं की, वो ये थी कि आप जो वेबसाइट डेवलप करवा रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस क्या है। अगर उसका पर्पस ये था कि आपने सिर्फ उससे अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, मार्केटिंग करनी है, तो फिर वो आपका एक्सपेंस होगा, फिर वो आपका एक्सपेंस होगा। राइट, कि आपने सिर्फ उसको मार्केटिंग के लिए यूज करना है। लेकिन अगर आप मार्केट के अलावा अपनी पॉलिसीज उसमें सारी मेंशन करते हैं, कस्टमर्स की डिटेल्स उसमें रखते हैं, अपना सारा डाटा उस पर प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे खासतौर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आप देखें तो वो जो है वो अपने सारे प्रोग्राम्स भी उसमें बताते हैं, लेकिन उसके अलावा अपनी पॉलिसी सारी बताते हैं। एडवर्टीजमेंट के अलावा वो स्टूडेंट्स को उस पर जो है वो अपने स्टडी मटेरियल्स जैसे आपको पैक वाले करके देते हैं, सारे प्रोवाइड करके देते हैं। तो वो सिर्फ मार्केटिंग नहीं है उसका ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव था कि फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेट करना, उनको मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बुक्स अपलोड कर दी, नोट्स अपलोड कर दिए वगैरह वगैरह, टेस्टिंग सारी हो रही है। तो सिर्फ मार्केटिंग नहीं है। तो फिर आप जो है इन चीज़ों को कैपिटलाइज कर लेंगे, ये जो तीन चीज़ों को करेंगे, प्लानिंग तो फिर भी नहीं होनी, ये तीन चीज़ें जो है फिर कैपिटलाइज हो जाएंगी। लेकिन अगर उसका सोल पर्पस जो है वो मार्केटिंग हो तो फिर वेबसाइट कॉस्ट जो है उसको कैपिटलाइज नहीं करना। ये था वेबसाइट कॉस्ट के बारे में सारा कुछ। इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, जिन्होंने पढ़ा है कोई सवाल है तो बता दें। तो मैंने ये ब्रीफली सारा जो है वो एक दफ़ा कवर कर दिया, क्योंकि वो व्हाट्सएप में भी कुछ लोग वेबसाइट के बारे में बात कर रहे थे। पहले मैंने एक दफ़ा कहा था पढ़ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, तब तो किसी ने पूछा नहीं, मैंने कहा मैं एक दफ़ा डिस्कस कर ही दूँ। तो अब अगर कोई पूछे तो उसको आपने लेक्चर नंबर आज वाला बता देना कि फलाने लेक्चर में वेबसाइट कॉस्ट डिस्कस हुआ। कोई सवाल? अगर मार्केटिंग प्लस अदर यूज भी है तो सिर्फ वो अदर ही कैपिटलाइज होगी? नहीं, सारे कैपिटलाइज हो जाएगा ना। फिर वो आप उसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि कौन से, अगर आप डिस्टिंग्विश कर लें ये चीज मार्केटिंग के लिए, ये फलां के लिए, तो फिर तो ठीक है। ठीक है, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप कहें ये चीज मार्केटिंग के लिए ही रखी, ये फलां के लिए रखी, तो इसलिए फिर ये सारा ही कैपिटलाइज हो जाएगा। क्योंकि मार्केटिंग आप जो चीज़ें मसलन जैसे स्टूडेंट को मटेरियल प्रोवाइड करने हैं, उनको प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन देनी है, उनकी अटेंडेंस के बारे में उनको सारा कुछ, ये मार्केटिंग भी एक हो रही है। ठीक है, वैसे तो कंपनी जो काम करती है वो उसकी मार्केटिंग होती है, लेकिन एक होता है सोल मार्केटिंग, सिर्फ बेचने के लिए इश्तेहार लगा रहे हैं कि ये इतने का बेच रहे हैं, ये इतने का बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आप जो है वो एडवर्टीजमेंट के अलावा ऑर्डर सारे आपके ऑनलाइन आ रहे हैं, तो ये ऑनलाइन ऑर्डर आना ये मार्केटिंग तो नहीं है। ठीक है, मार्केटिंग तो है जैसे प्रोडक्ट की प्रमोशन करना। तो ऑनलाइन सारे ऑर्डर लेना, ऑनलाइन उनको अपडेट कर देना कि आपका ऑर्डर का ये स्टेटस है, फिर जब वो उसको भेज दें तो बता देते हैं कि ये आपको भेज दिया। ठीक है, जैसे आप देखें, आप आईडी कार्ड बनवाएं, आप जाते हैं आईडी कार्ड बनवाने, आपने वहां से टोकन लिया, आईडी कार्ड बनने दे दिया, साथ ही आपको मैसेज आ जाता है आपका आईडी कार्ड बनने लग पड़ा। ठीक है, अब आप जो है वो बालिग हो गए कानून की नज़रों में। उसके बाद जो है फिर आपको फिर मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि आपका आईडी कार्ड जो है वो पहुंच गया है हेडक्वार्टर में। ठीक है, बनने के लिए। फिर उसके बाद किसी दिन मैसेज आता है क्या वो प्रिंटिंग के लिए चला गया। फिर उसके बाद मैसेज आता है कि वो अब फलां जगह पे जहां पे आपने दिया था वहां पे फलाने कैबिन नंबर में जाके प्लेस हो गया है, आप जाएं और जाके जो है वो वहां से अपना चुक के ले आए।
वो कैबिनेट ढूंढे आप, वो खैर ढूंढनी नहीं होती, वो फिर वहाँ जाके आप उनको बताते हैं, वो फिर आपसे लेके उस कैबिन नंबर में से आपसे वो रसीद वगैरह जो भी होती। अब ये सारा प्रोसेस चल रहा है, सारा इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर को मिल रही है। तो ये अच्छा जनाब, लीज के बारे में पूछ रहे हैं तो वेबसाइट पे आपका फिर कोई सवाल नहीं है, लेकिन इसको ज़रूर अच्छी तरह देख लीजिएगा। ठीक है, ये पैक की किताब में बड़ा अच्छा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, वैसे तो स्टडी टेक्स्ट में भी है, लेकिन पैक में ज़रा ज़्यादा अच्छा तरतीब से जो है ना वो बताया, पहले एक्सप्लेन किया हुआ है फिर बताया हुआ है, यहाँ भी बताया हुआ है। हाँ जी, सवाल ये पूछा गया है कि लीज इंसेंटिव पैरा 5.2.2 पेमेंट ऑफ पेनल्टीज फॉर टर्मिनेशन ऑफ लीज बाय लेसी पैरा काइंडली ट्रीटमेंट बता दें। अच्छा जी, इसकी ट्रीटमेंट बताता हूं मैं। हमारा जो सिलेबस है ना उसमें लिखा हुआ है IFRS 16 लीजेस, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग मॉडिफिकेशन, कोई मॉडिफिकेशन हो जाए, सेल एंड लीज बैक वो भी नहीं है, एंड रीअसेसमेंट, और उसकी रीअसेसमेंट भी नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से ना ये टर्मिनेशन हो जाए, अब लीड की मॉडिफिकेशन ही हो गई ना, तो ये चीज़ें हमारे सिलेबस में बनती नहीं है। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से तो ये उसका बड़ा अच्छा सा जवाब है, लेकिन वैसे मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है। 5.2.2 IFRS 16 और 5.2.4 का C। चल भाई, 5.2.2 B। हाँ जी, 5.2.2 में क्या था? कॉस्ट ऑफ द राइट ऑफ यूज एसेट शैल कंप्राइज ए अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, फिर बी एनी लीज पेमेंट्स मेड एट और बिफोर कमेंसमेंट डेट लेस एनी लीज इंसेंटिव्स रिसीव्ड, और फिर जो है वो सी एनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय लेसी, ये हमने कर लिया था और वो भी कर लिया था। अच्छा, ये इंसेंटिव रिसीव्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये तो सादा सा पॉइंट है। आपको जो है वो कोई इंसेंटिव दे देता है, कोई डिस्काउंट दे देता है, आप इस तरह समझ लें, तो आप उसको माइनस कर दें। ठीक है, उसे माइनस कर दें, बस इतना सा पॉइंट काफी, कि डिस्काउंट मिल गया आपको कोई, तो आप उसे जो है वो माइनस कर दें। ये स्टार्ट में मिल जाएगा आपको, क्योंकि वो बाद में आपको जो है वो इंसेंटिव मिलेगा तो वो नहीं। ठीक है, रेंटल कम कर दिया उन्होंने, आपको कोई इंसेंटिव दे दिया, तो वो आप जो है माइनस कर देंगे। आगे चलते हैं, 5.2.4 का टोटल में से या रेंटल में से, दोनों में से। ठीक है, जब एक रेंटल आपको कम कर दिया, मैं भी आपको ना थोड़ा सा ये मजीद एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आपको 5.2.4 C देख लेते हैं क्या है। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द लीज लायबिलिटी में कहा हुआ है ABC अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेबल बाय द लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, ये तो हमने कर लिया हुआ है। ठीक है, ये तो हमने किया हुआ है, हम जो
लीज पेमेंट निकालते हैं, उसमें हम लेसी का वो अमाउंट लिखते हैं ना, एक्सपेक्टेड ई में क्या है, पेमेंट्स ऑफ पेनल्टीज फॉर टर्मिनेशन ऑफ द लीज if the lease term reflects a lessee exercising an option to terminate the lease. अगर लीज टर्मिनेट कर दें, ठीक है, अगर लीज को टर्मिनेट कर दिया जाए, इससे भी पहले एक बात करते हैं। अगर आपने एक लोन लिया 10 साल के लिए, 4 साल के बाद आप कहें ये लोन मैं रीपे कर देता हूं, 4 साल का इंटरेस्ट दे देंगे, अगले जो 6 साल है उनका इंटरेस्ट देंगे? हाँ जी, आपसे सवाल, नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। आपका लोन था फर्ज करें 10 लाख, आपने 4 लाख रुपए पे कर दिया, बाकी 6 लाख रह गया। 4 सालों के बाद लाख रुपए साल का दे रहे हैं, 6 लाख रुपए प्रिंसिपल दे दिया, कोई और अमाउंट तो नहीं साथ देनी पड़ेगी? कोई और अमाउंट साथ देनी पड़ेगी? फरमाएं तो। नहीं देनी पड़ेगी, जुर्माना देना पड़ेगा, पेनल्टी लगेगी आपको, ठीक है, जुर्माना देना पड़ेगा। वो कहेगा 6 लाख प्रिंसिपल, बाकी वो तो देना ही देना तुमने, अगले 6 सालों का इंटरेस्ट जाओ माफ किया, नहीं लेते, जुर्माना दो। कितना? 50,000 रुपए जुर्माना, 25,000 रुपए जुर्माना, जुर्माना पे करो। किस बात का? हम तो लोन सारा वापस कर रहे हैं, जुर्माना किस बात का दें? हाँ जी, किस बात की पेनल्टी? पेनल्टी इस बात की कि बैंक ने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की, हमने उसकी 10 साल की इन्वेस्टमेंट खत्म कर दी, ठीक है, हाँ जी, जल्दी लोन पे करने पे पेनल्टी, हमने उसकी 10 साल की इनकम उड़ा दी जो उसने कमानी थी, एक हमने उसका ये नुकसान कर दिया। चलें, वो इनकम तो कहीं से कमा लेगा, ठीक है, वो इनकम तो कहीं से अर्न कर लेगा, लेकिन आप उसको लोन वापस करेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंटेशन सारी कैंसिल करेगा, उसका टाइम लगेगा उस पर, फिर वो लोन आगे किसी और को देगा, वो लोन देने के लिए उससे एप्लीकेशन लेगा, उस पर टाइम लगाएगा, उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके फिर उससे टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करेगा। वो फौरन किसी को दिया भी नहीं जा सकेगा, 2-3 महीने का टाइम लग जाएगा। वो जो एक उसको फटीक पड़ गई, जो उसका खर्चा आया और 2-3 महीने की इनकम भी गई, वो इसलिए आपको पेनल्टी डालेगा कि उसको एक एक्स्ट्रा प्रोसेस करना पड़ा आपकी वजह से, ठीक है। तो इस तरह आपको पेनल्टी पे करनी पड़ जाती है। तो ये एक जुर्माना होता है कि आपने उसकी इनकम खत्म कर दी, वो इनकम तो कहीं और से कमा ले, लेकिन दरमियान में कुछ टाइम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस वो सारी एंट्रीज एडजस्टमेंट्स, रूटीन से हट के उसको एक काम करना पड़ेगा। तो यही हिसाब लीज का भी होता है। लीज में लिखा हुआ है कि टर्मिनेशन आप करवा सकते हैं 4 साल के बाद। ये हमने लीज टर्म की एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि लीज टर्म इनिशियली इतनी है, उसमें टर्मिनेशन का भी है, और लेसी का इरादा है कि 4 साल बाद टर्मिनेट करा लेगा। तो फिर वो लीज पेमेंट में क्या शामिल करेगा? वैसे लीज टर्म जो है वो 6 साल है, लेकिन उसका इरादा है 4 साल बाद टर्मिनेट करवाने का, तो वो 4 साल के रेंटल लेगा, अगले 2 साल के छोड़ देगा, और साथ जो पेनल्टी है वो पेनल्टी कंसिडर करेगा, उसको लीज पेमेंट का पार्ट बनाएगा, अगले 2 साल को छोड़ देगा और 4 साल को लीज टर्म कह देगा। ठीक हो गया? इस तरह से समझ आ गई जी। तो फिर वो अगले 2 साल जो है, 5वां और 6वां साल, उसके रेंटल्स को भी कंसिडर नहीं करेगा, और टर्मिनेशन पे जो पेनल्टी पड़नी है उसको रेंटल का पार्ट बना लेगा और 4 साल के रेंटल ले लेगा। इस तरह उसकी लीज पेमेंट निकल आएगी, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेगा और काम खत्म कर देगा। हाँ जी, हाफिज नासिर साहब, ठीक हो गया आपके सवाल का जवाब। तो आज हमारा IFRS 8 भी खत्म हो गया, वेबसाइट कॉस्ट भी हो गई, और लेसर GIL पर रिसीवेबल बुक करता है, बट लेसर ने सिर्फ 90% लीज देनी पर कंफर्म किया हुआ है, तो रिमेनिंग रिसीवेबल मार्केट से रिकवरेबल किया जाएगा लेसी ने। लेसी का तो GIL होता ही नहीं। हाँ जी, लेसी का तो GIL नहीं होता। लेसी जब एसेट नहीं लेगा, 4 साल बाद खत्म कर देगा, तो लेसर फिर किसी और को दे देगा ना।
असल में पहले दिन लेसर ने रिकॉर्ड कर दिया एसेट, उसके बाद क्या होता है वो देखी जाएगी। ऐसा भी तो होता है ना, लेसर ने एसेट लीज पे दे दिया, फाइनेंस लीज पे, साल के बाद ही लेसी डिफॉल्ट कर गया, अब क्या करेगा, गड्डी चुक के ले जाएगा लेसर, जाके मार्केट में बेचे, क्या करे। ऐसे सवाल नहीं है हमारे सिलेबस में, ना हमने अभी तक किए हैं ना पेपर में आए हैं, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन वो एडजस्टमेंट फिर रूटीन में जैसे होती हैं कि अच्छा एसेट उठा लिया, एसेट बेच दे, जो पैसे रह गए वो उसका नुकसान हो जाएगा, इस तरह होगा। ठीक है, वो तो फिर बाद में कुछ भी हो सकता है। हमने जो सवाल किए वो रूटीन में सारे स्मूथली चलते रहे, ये सवाल थे, और उन सवालों में ही इतनी बातें थी कि वो हमारे लिए काफ़ी हैं। सी फैब में आपने जाना है ना, सी फैब में इस तरह के आ जाएंगे सवाल। ठीक है, हाँ जी, उसमें फिर उसको एडजस्ट कर दें, जो रिसीवेबल रह गया वो ख़त्म कर दें, जितने का एसेट बेच दिया वो पैसे ले लें, बाकी लॉस कर दें। इस तरह से उसको नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो काम करते हैं फिर वो कर देंगे बस। राइट जनाब। लो जी, कल हम IS-21 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ बात करेंगे। IS-21 स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एक IS-41 रह जाएगा। 2 स्टैंडर्ड हमारे रह गए, देखते हैं क्या बनता है। तो 5 दिन है हमारे पास, 1-2 दिन हो सकता है ऊपर लग जाए, देखेंगे, या कोई टाइम एडिशन हो सका तो वो कर लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। बस 2 टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटी टॉपिक हैं। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।